और इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, मानव तस्करी का मामला। अस्पताल में इलाज के एवज में नवजात को बेचा, 5 लाख में बेचा गया बच्चा। ये बड़ी और अहम जानकारी। बिहार का रहने वाला गरीब परिवार सिविल अस्पताल में डिलीवरी के लिए लाया गया था। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जो निजी अस्पताल में परिवार को ले गई थी आशा वर्कर। फ्री डिलीवरी कराने का लालच देकर कराया इलाज। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बच्चा किया बरामद। सेक्टर 10 थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर। निजी अस्पताल में परिवार को ले गई थी आशा वर्कर। फ्री डिलीवरी कराने का लालच देकर कराया इलाज। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बच्चा बरामद कर लिया। वहीं आपको बता दें कि सेक्टर 10 थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सिविल अस्पताल में डिलीवरी के लिए लाया गया था बच्चा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। तो मानव तस्करी का मामला सामने आया। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे, जहां पर 5 लाख में बच्चे को बेचा गया। वो जो सूरज का औरत है, उसका एक लड़की है, वो बोल रहा तनु मेरे को बच्चा दे दे, नहीं तो तुम्हारा जान से मार सकता हूँ। हम लोग देखिए डेरवा धमका के ले जाकर कोर्ट में हम लोग का, हम पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा अंगूठा लिया, ये बीबी को मेरा साइन लिया, ठीक है। वो क्या बोल रहा था, तुमको चल बेटा मैं इसको दे दे, अपना हंसी खुशी से। हम बोले नहीं, अपना खून नहीं त्याग सकता हूँ मैं। ये लिया गया हम लोग का। कितनी कीमत दे रहे थे वो? कितनी कीमत? 5 बोला था, 5 लाख। डिलीवरी कराते हुए मेरा बच्चा का रेफर कर दिया। कोई से कुछ नहीं पूछा है, रेफर अपना मन से कर दिया है। आद्या हॉस्पिटल में वहाँ रेफर कर दिया। वहाँ बच्चा मेरा 7 दिन था। वहाँ दीवानसू हॉस्पिटल में मेरे आदमी को, हस्बैंड को बहुत मार मारे, बहुत अंदरगरा में ले जाकर बहुत मार मार के इसको बाहर खदेड़ दिया। हम लोग का अंदरगरा में बैठा के बोला कि अपना छोटा वाला बच्चा बेच दो, अपना हस्बैंड के छोड़ दो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं, जागृति खंतवाल। जहां पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। तो वहीं दूसरी खबर रोहतक से है, जहां एमबीबीएस स्टूडेंट करीब 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों का प्रतिनिधिमंडल राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मिला। तीसरी खबर हिसार से है, जहां बेखौफ 5 अज्ञात अपराधियों ने ढाबा संचालक पर हमला कर दिया, जिसमें ढाबा संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं आखिरी खबर फरीदाबाद से है, जहां एक बार फिर किसानों और स्थानीय लोगों का गुस्सा देखने को मिला। मंत्रियों, स्थानीय विधायक और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ ये गुस्सा फूट पड़ा है। तो ये 4 बड़ी खबरें आपको बता रहे, जहां पहली खबर कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं। कई अहम फैसले यहां पर मनोहर कैबिनेट में लिए गए। तो वहीं दूसरी खबर आपको बता रहे, जहां एमबीबीएस छात्रों का प्रतिनिधिमंडल राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिला। वहीं आपको बता दें कि तीसरी खबर है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं चौथी खबर आपको बता रहे, जहां पर एक बार फिर से किसानों और आम लोगों का गुस्सा विधायक मंत्रियों के विरोध में फूट पड़ा है। बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र बुलाए जाने को भी मंजूरी दे दी है, जहां राज्य का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा। हालांकि बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को मंजूरी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 58 विजन टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के सिद्धांत पर पॉलिसी काम करेगी। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए के निवेश और 20,000 रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं हरियाणा लोक सेवा आयोग ने
आयुष चिकित्सकों की भर्ती को मंजूरी दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 4 अधिनियमों के निरस्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही जीएमडीए और एफएमडीए में सीओ नियुक्त के संबंध में नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पुराने वाहन को स्क्रैप करके नया वाहन लेने पर नागरिक को 10% की छूट मिलेगी और पंजीकरण में भी 25% की छूट व्यक्ति को मिलेगी। फिलहाल रेवाड़ी एम्स के लिए जमीन को आधिकारिक तौर पर लीज पर देने की मंजूरी भी मिली है। तो चंडीगढ़ से यह खबर आपको बता दें, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। तारीख हमने सुझाई है कि 22 दिसंबर से सेशन शुरू हो और कितना समय चलेगा और कितने दिन चलेगा, ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो उस दिन तय करेगी। 22 तारीख को आज हम अपने रिकमेंड करके दोनों साल को भेज देंगे, तो 22 तारीख को सेशन। एम्स जिसकी चर्चा बहुत समय से चल रही है और काफी लोगों ने उसके लिए कहा भी है कि इसको करना चाहिए और विधिवत आज उसको लैंड को गवर्नमेंट इंडिया जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लीज पर देने का 99 साल की लीज का उपाय हो गया है और अब उनके लिए रास्ता हो गया कि उनको लीज का शिलान्यास करके और एम्स उसकी मीटिंग बने और चालू हो। एक पॉलिसी हमने जमीन को विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स है प्रकल्प है उनको किसान उसमें जमीन दे, वॉलंटियरिटी दे। तो पहले 2 पॉलिसीज हैं, एक है ई भूमि पर जमीन खरीदते हैं, यानी एक्विजिशन तो ही है लेकिन एक्विजिशन उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ उसमें ई भूमि पर म्यूचुअल एक नेगोशिएशन के माध्यम से जमीन खरीदी जाती है। दूसरी पॉलिसी में बनाई है वो पूलिंग पॉलिसी। एक पर्टिकुलर एरिया में किसान को उसकी एरिया के हिसाब से एक प्लॉट दे दिया जाता है और पूलिंग करके उस प्लॉट को फिर वो बेचता है। और तीसरा एक और लेके आया है वो पार्टनरशिप पॉलिसी। किसान किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप भी कर सकता है, उसमें जितनी किसान की जमीन कलेक्ट्रेट होगा उसको पैसे में ले दिया जाएगा और जो डेवलपमेंट का खर्चा वो सरकार लगाएगी। फिर उसको जो उसका रिसीट होगी उस रिसीट में 50% प्रॉफिट जो है जमीन के मालिक का और 50% सरकार का एजेंसी जो बनाएगी उसका। तो ऐसा प्रो डेटा इसलिए जमीन लोग उसको बांटते रहेंगे। 80% इस प्रकार से बढ़ने के बाद 20% जो रहेगी उसका एवरेज वेटेड प्राइस है उससे उसको सरकार ले सकते हैं और किसान को उसका जो प्रॉफिट दे जाएगी, उसको छूट मिलेगी। इस प्रकार से प्रोत्साहन लगाए कि पुराने वाहनों को लोग जिस तरह से न करें और नए वाहन करें। एक विषय जो पुलिस के जो वाहन है हमारा 112 की जो गाड़ियां चलती है उस पर ड्राइवर्स की कमी थी। वहां डबल शिफ्ट में 24 घंटे वो चलती है सर्विस, तो उसमें 1500 नए पुलिस के ड्राइवर्स ये भर्ती किए जाएंगे। अभी पहले तो एचकेआर में करेंगे और बाद में फिर उनमें से परमानेंट भर्ती अवस्थित की जा सकती है। अभी 1500 एचकेआर में लिए जाएंगे। वाहन स्क्रैपिंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से आई है जिसमें एनसीआर एरिया में 10 वर्ष की अवधि पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 वर्ष पूरी कर चुके जो पेट्रोल के वाहन हैं अब उनके ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाहर अभी वैसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके लिए उनको डिस्करेज करने के लिए और जो आदमी अपना पुराना वाहन छोड़कर नया वाहन लेगा 10 साल और 15 साल वाले वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन लेगा तो उसको 10% की मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी या उसमें जो उसका स्क्रैप वैल्यू है जो उसने बेचा है उसका मिलेगा, उसका 50% कीमत दोनों में से जो कम होगा वो छूट नए वाहन खरीदने मिलेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी भी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विधु रावल जी आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है जहां पर कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, कई अहम फैसले लिए गए हैं। ऐसे में किस तरह से जो है अब जनता के सरोकार के लिए सरकार और कदम उठाने जा रही है? देखिए, हरियाणा की कैबिनेट के जो फैसले हैं ये एक के बाद एक आपने भी बताए हैं। इस प्रकार से स्क्रैप पॉलिसी जो वाहनों की है उसमें टैक्स में भारी छूट की जो है प्रावधान किया गया है।
जिस प्रकार किसानों के लिए पार्टनरशिप पॉलिसी लेकर आई गई है, जिसमें किसानों को माफी चाहूंगा, किसानों को 50% जो है मुनाफे में उनको हिस्सेदार बनाया जाएगा और उसके साथ साथ जोखिम जो है, जोखिम में भी जो है सरकार भागीदार बनेगी। इसके साथ साथ 22 दिसंबर से शुरू होने जा रहे प्रस्तावित शीतकालीन सत्र की जो है चर्चा हुई है। 3 दिन इसकी अवधि रखी गई है। फिलहाल किस प्रकार से आगे वो बढ़ सकता है, डीजल और पेट्रोल वाहनों को लेकर जिस प्रकार पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, उसको लेकर जो एनजीटी का भी लगातार गाइडलाइन छापी रही है, उसको आधार बनाकर हमने 15 साल पेट्रोल वाहनों की जो अवधि जो पहले से ही एनसीआर रीजन में चल रही थी, दिल्ली रीजन में चल रही थी, और 10 साल जो है डीजल वाहनों की, ये एक जरूर रहा है। और विधायकों का भी जिस प्रकार से जो सेवा भत्ते हैं उसमें उनके ड्राइवर का और उनके पीए जो कर्मचारी हैं उनके भत्तों का एक निर्धारण किया गया है। इस प्रकार की चीजें आई हैं। जी, विजय कौशिक जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इसी बीच शीतकालीन सत्र को लेकर के भी तारीख सामने आ चुकी है। 22 दिसंबर से शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू किया जाएगा। क्या कुछ अहम मुद्दे इस बार रहेंगे जो शीतकालीन सत्र में उठाए जाएंगे? हरियाणा के अंदर जो भाजपा सरकार के समय में घोटाले हो रहे हैं उनको लेकर आवाज उठाई जाएगी। बिगड़ काम किए कई सौ करोड़ रुपए फरीदाबाद नगर निगम में ठेकेदार के खाते में भेज दिए गए बगैर किसी जांच पड़ताल के, ऐसा संभव था ही नहीं। तो ये घोटाले भाजपा नेताओं की मिली भगत से हुए हैं जिनको हम उठाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम सरकार की इस वाहन नीति की भी निंदा करते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर कोई वाहन सड़क पर उतरने योग्य है 10 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी, तो उसका फिटनेस टेस्ट कराकर उसे दोबारा से उतारा जाना चाहिए। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनकी गाड़ी ही मुश्किल से 20,000 किलोमीटर चली है 15 साल में, 50,000 किलोमीटर चली है, तो उन गाड़ियों को भी स्क्रैप कर देना उन मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ बहुत बड़ा न्याय है। तो या तो किलोमीटर के आधार पर इसको लागू किया जाए, गाड़ी कम चली है, अच्छी कंडीशन में है, तो क्यों, ये देश का भी तो नुकसान है। अगर कोई गाड़ी स्क्रैप होती है फिर वो व्यक्ति, वो परिवार फिर से कर्जे में डूब जाएगा नई गाड़ी लेने के लिए। तो फिर इसके अलावा सरकार कहती है कि भाई जो है बैटरी चलित वाहनों को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। तो जो बैटरी है उसका निर्माण जिन पदार्थों से होता है वो सब चाइना से आते हैं। कल को चाइना अगर उन्हें रोक देगा तो देश के सारे वाहन जो है कबाड़ हो जाएंगे। तो हम क्यों चाइना के ऊपर निर्भर होना चाहते हैं? एक तरफ चाइना से हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है, इसके अलावा हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं अगर आपने देखा हो तो जी गाँव रोड पर विजय कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय में देने के लिए। विदुर रावल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए। वहीं दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां रोहतक में एमबीबीएस स्टूडेंट करीब 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों का प्रतिनिधिमंडल राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मिला, जिसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने छात्रों की मांगों को जायज ठहराते हुए उन्हें समर्थन दिया और सदन में आवाज उठाने का आश्वासन भी रखा। बता दें कि 1 महीने से जारी आंदोलन के बाद भी 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी को लेकर कोई हल नहीं निकला है। न ही सरकार झुकने को राजी है और न ही छात्र। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। तो वहीं रोहतक पीजीआई में पहुंचने वाले मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोहतक से खबर आपको बता दें, जहां पर एमबीबीएस छात्रों का प्रतिनिधिमंडल राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा से मिला। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रुक कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर का। हिसार में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला उकलाना से सामने आया है, जहां पर बेखौफ 5 अज्ञात अपराधियों ने ढाबा संचालक पर हमला कर दिया, जिसमें ढाबा संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हिसार की, जहां पर ढाबा संचालक को बदमाशों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही साथ पुलिस अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
हिसार से खबर आपको बता रहे जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आए दिन बदमाशों के जो हौसले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ताजा मामला हिसार का है जहां पर ढाबा संचालक पर बदमाशों ने हमला किया है और वहीं मारपिटाई भी यहां पर की गई है जिसमें ढाबा संचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं और ऐसे में पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं पुलिस ने घायल को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भी भर्ती कराया जहां पर घायल का इलाज जारी है। तो हिसार की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक निजी ढाबा संचालक पर बदमाशों ने हमला किया है, मारपीट की गई है और इस वारदात में जहां ढाबा संचालक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस पूरे मामले की गहनता से जांच भी की जा रही है। तो वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये पूरा मामला हिसार का बताया जा रहा है। प्रदेश में लगातार जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं तो वही ताजा मामला आपको बता रहे हैं हिसार का जहां पर बदमाशों ने एक निजी ढाबा संचालक पर हमला किया। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे ढाबा संचालक पर हमला किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? क्या कोई निजी दुश्मनी यहां पर बताई जा रही है? क्या कोई रंजिश इसमें बताई जा रही है? क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जागृति, देखिए जिला हिसार के उकलाना का ये मामला है। पुरानी अनाज मंडी के साइड के नीचे पवन शर्मा अपना एक ढाबा चलाता था। रात को लगभग 10 बजे करीब वो अपने ढाबे को बढ़ा करके घर जा रहा था, तभी 4 से 5 लोग आए और अचानक से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसको काफी चोटें भी आई है। सारा उसका जो ढाबे का सामान था वो बिखेर दिया। काफी चोटें लगने के बाद लोगों ने बीच बचाव किया और उसके बाद 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने ही उन्हें रेफर किया जो उकलाना का हॉस्पिटल है वहां पर ज्यादा चोटें होने की वजह से बरवाला रेफर कर दिया गया। हालांकि सुबह उन्होंने शिकायत दी है और अभी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो हमलावर थे वो कौन थे और उनकी क्या मनसा थी, किस वजह से उस पर हमला किया। क्योंकि एक सामान्य सा ढाबा संचालक का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा पवन शर्मा का भी कहना है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं अब बात करते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की जहां फरीदाबाद में एक बार फिर किसानों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मंत्रियों, स्थानीय विधायक और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ ये गुस्सा फूट पड़ा है जहां गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं और जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तो वहीं लोगों का कहना है कि गांव के मुख्य निकासी के लिए एक मात्र पुल है जो ग्रामीणों को शहर की मुख्य धारा से जोड़ता है, लेकिन उस पुल को बंद करने के निर्देश देकर लोगों को शहर से काटने का काम किया गया है जो ग्रामीणों को बर्दाश्त नहीं होगा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो वो इस मामले में बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। आपको बता दें कि फरीदाबाद से होकर निकल रहे दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे के निर्माण के चलते करीब 100 गांवों को जोड़ने वाले आगरा नगर पर बने पुल को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे जहां पर अब स्थानीय लोगों का मंत्रियों विधायकों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। तो वहीं अब ग्रामीण जो है वो प्रदर्शन पर बैठ गए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के मुख्य मार्ग को बंद करने पर ये नाराजगी उन्होंने जाहिर की है और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से तोड़ने का काम यहां पर किया जा रहा है। फरीदाबाद से होकर गुजरने वाले दिल्ली मुंबई वडोदरा हाईवे का काम लगातार प्रगति पर है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। लगातार मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से लगातार पुलों का निर्माण किया जा रहा है, सड़कों को मजबूत बनाया जा रहा है। लेकिन जहां पर हम खड़े हुए हैं ये इस पुल को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस कारण से बंद कर रहा है यह समझ से परे है। क्योंकि देखिए ये जो पुल है अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। यहाँ पर इस बल्लभगढ़ से और इन गांवों की अगर हम बात करें, चंदावली की अगर हम बात करें, यहाँ से 80 से 100 गांवों का रास्ता इस पुल से होकर यहाँ से लोग गुजरते हैं। यहाँ पर एक पीछे में दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर बच्चों का एक स्कूल भी है जहाँ पर पुल पार से लगभग बताया जा रहा है कि 1000 से ऊपर बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये मुंबई वडोदरा हाईवे जो बन रहा है लोगों की विकास के लिए बन रहा है, लोगों की
या फिर हम बात करें लोगों की मुसीबत को बढ़ाने के लिए बन रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग धरने पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, आखिर इस पुल को क्यों बंद किया जा रहा है, उन्होंने कहां पर बात की, ये सब चीजें उनसे जानते हैं। चाहिए के बड़े ऑफिसर और उनसे मिलने हैं द्वारका में जाके, और 9 महीने कड़ी मशक्कत करने के बाद जब हमने देखा कि हाँ भी पुल ये बंद होने वाला है, आपने देखा होगा जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में आप देख रहे हो क्या सिचुएशन है पुल की, अभी रोड बिल्कुल बंद होने जा रहा है। जब सभी ग्रामीणों ने, हमने ये मोहना रोड पर पड़ने वाले सभी ग्रामीणों ने निश्चय किया कि हमें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना चाहिए कि गवर्नमेंट को जो मैसेज है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। जब हम परेशान हो गए अभी यहाँ बैठे हैं। आप जानते हैं कोई भी आदमी सरकार के काम के खिलाफ जब जाता है जब उसको दिक्कत होती है, यानी किसी के पास इतना टाइम नहीं है, जितने भी लोग बैठे हैं सारे यहाँ बिजी हैं, किसी के पास भी समय नहीं है। पर जब सरकार पब्लिक को तंग करने लगती है, जब पब्लिक यहाँ धरने पे बैठती है, ये नतीजा है कि आज हम सब यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार जब तंग करती है तो लोग धरने पे बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारे साथ और भी कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं जो धरने पे बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जहां पे नेताओं के पास ये गए, जिनको वोट दिया, उनसे मांग की कि हमारा रास्ता बंद ना किया जाए, एक तरीके से बिल्कुल उनके घर का या हम बात करें उनके गांव का रास्ता बंद किया जा रहा है, तो क्या रहा है उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? किशन सिंह चहल। चल साहब, आज आप धरने पे बैठे हुए हैं, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि भाई सब जगह जाकर आपने मतलब कोशिश की, सब जगह जाकर प्रयास किया, किस तरीके से अगर ये सरकार नहीं मानती है तो फिर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? नहीं, सरकार अगर नहीं मानी तो हमारा जो धरना है ना ये तो चालू ही रहेगा, और मुझे नहीं लगता अब सरकार नहीं माने, क्यों हमारा जो अभी स्टार्ट है, बहुत सारी संस्था ऐसी हैं जो हमारे धरने से जुड़ेंगी और एक महापंचायत ऐसी हो जाएगी। मुझे लग रहा है सरकार को झुकना पड़ेगा और यहाँ 100% पुल का निर्माण किया जाएगा। क्या अच्छा ना हो कि आंदोलन से पहले ही सरकार आपकी मांगों को मान ले, जो कि उचित मांग है? हमारा बस यही उद्देश्य है कि भाई पुल का काम शुरू कर दे, हम उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।